हेलो दोस्तों, आप सभी का गौतम झा संक्षिप्त क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। और हम 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसी बेस पे हम आगे इस सॉल्व करेंगे जो ये बिहार बोर्ड पे बेस है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड पर आधारित है। चलो शुरू करते हैं। यदि a -1,4 b 5,2 c -4,-15 किसी ट्राइंगल एबीसी के शीर्ष है तो इसका केंद्रक क्या होगा। यानी सेंट्रॉइड पूछा हुआ है। यानी यदि ए बी सी दे रखा है, ए की वैल्यू -1,4, बी की वैल्यू 5,2, सी की वैल्यू है -4,-15, ये है। तो इसका सेंटरोइड यानी ये सेंटर ऑफ पॉइंट बताना है। और हम जानते हैं कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 3 दे रखे हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। दैट्स योर फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड। यानी ये क्या कहते हैं इसे, ट्राइंगल जो बना हुआ है। ठीक है, तो माइनस का 1, x2 कितना है 5, ये माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 3 कोमा y1 है 4 प्लस का 2 प्लस माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 3। माइनस और -5 और -5 ये 0 हो जाएगा। 4 to 6 माइनस का 9, ये माइनस का 9 अपॉन 3 माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर है 0, माइनस का 3। 80 का है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आज ये खत्म करना ही है हमें। एक्स अक्ष बिंदु ए 2,-3 एवं बी 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में अंतर विभाजित करता है। यानी ए एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू क्या हो जाती है 0। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है 2,-3। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है मेरे पास 5,6। और यहाँ कोई पॉइंट पी है जो क्या डिवाइड हो रहा है x कोमा में 0। ठीक है, इसको हम k रेशियो 1 से करेंगे। k रेशियो हम मान लेते हैं कि m की वैल्यू k है और n की वैल्यू 1 है। इससे मान के करोगे तो अब यहाँ पे लगा देंगे हम बाइसेक्शन फॉर्मूला। क्या लगा देंगे हम, बाइसेक्शन फॉर्मूला। यहाँ हम करेंगे बाइसेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, जो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। x अक्ष पर है यानी ये y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसके इक्वल में 0 करके हम पुट करेंगे। तो m क्या है k मान लें, y2 मतलब पॉइंट क्या क्या है 5,6, y2 है 6 यानी ये 6k हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 1 और y1 कितना है मेरे पास माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 अपॉन में k प्लस का 1 इक्वल में 0। ये हो जाएगा 6k माइनस का 3 इक्वल में ये k प्लस 1 0 को उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। k की वैल्यू हो जाएगी 3/6 और ये हो जाएगा मेरा 1/2। अब यदि हमने m और n का वो क्या माना था k रेशियो का 1 यानी k/1, k की जगह में यदि हम पुट करेंगे 1/2 तो 1/2 अपॉन 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये रेसिप्रोकल यानी 1/2। तो m और n का जो डिवाइडेड बाय रूल है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आप कभी भी m और n को हमेशा हर एक क्वेश्चन में m को k मान लो और n को 1 मान के डिवाइड करोगे, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसे आप बांट दो। तो k/1 मतलब क्या 1/2। तो पहला वाला जो डिनोमिनेटर यानी अंश की जो वैल्यू होगी वो आपका कहलाएगा n, और डिनोमिनेटर जो हर की वैल्यू है वो कहलाएगा आपका n की वैल्यू। बात समझ में आया। और ये इंटरनली में निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और एक्सटर्नली में यहाँ निगेटिव आ जाता है। mx2 माइनस nx1 वो एक्सटर्नली में होता है। ठीक है, जो बहिर्विभाजित बोलते हो ना, वो एक्सटर्नली में माइनस आ जाता है, इंटरनली में पॉजिटिव आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है 82 एबीसी यानी एबीसी ए सॉरी थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, एबीसी में रेखाखंड पी क्यू बी सी के समांतर है यानी ए बी सी में पी क्यू, ये नहीं है पी क्यू, ये बी सी
पी क्यू के समांतर है, ठीक है, समांतर मतलब पैरेलल लाइन। ए पी की वैल्यू x है, पी बी की वैल्यू 4 है, ए क्यू की वैल्यू 14 है और क्यू की वैल्यू 7 है। तो हमसे ये x का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा देंगे। x अपॉन 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है तो आप उसे इक्वली शो करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 14 अपॉन 7, 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर रूल बोलते हैं, शायद मैं उसको आपको जल्दी करा दूंगा। ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। चलो जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 5:4 है तो उनकी जब भी संगत माध्यिका बोले यानी A1 अपॉन A2, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, संगत माध्यिका बोले, संगत माध्यिका तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा इन दोनों क्षेत्रफलों के अनुपात का वो मतलब अंडर रूट कर देना है, तो इसका क्या हो जाएगा 5/7 बी। हमेशा ये डायरेक्टली बता रहा हूं, संगत माध्यिकों का रेशियो उनके त्रिभुज के, दो संगत त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात का अंडर रूट होता है, हमेशा अंडर रूट होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। यदि त्रिभुज एबीसी में a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर 3 है तो एंगल b, यदि ये समकोण है, मान लो ये समकोण है जो 90 डिग्री मान लेते हैं, a की वैल्यू a b c, b वैल्यू 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3, क्योंकि हम जानते हैं तीनों साइड होती है तो सबसे बड़ी वाली साइड हमारी क्या कहलाती है, कर्ण, यानी ये मेरा 5 क्या हो जाएगा सबसे बड़ी वाली साइड जो कर्ण है। अब इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम यदि कर्ण के इक्वल है तो वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। अब चेक कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल में किसके इक्वल हो जाना चाहिए था 5 के स्क्वायर के। चलो देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल में ये कितना हो जाएगा 25, तो 25 इक्वल टू 25। बात समझ में आया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर, यानी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर, यानी यहां से ये गया और यहां से ये लाइन गया, तो भाई 2 खींची जा सकती है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से एक बिंदु पर कितनी रेखा खींची जा सकती है 2। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर can be how many tangents can be drawn on one point of a circle from an external point। भाई ये भी एक बिंदु, ये भी एक बिंदु है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 2 है, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर, यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है, वृत्त के एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बट ये भी तो वृत्त का एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर ये एक्सटर्नली पॉइंट हो जाएगा, एक्सटर्नली है ना बाह्य बिंदु, तो ये रहा, ये खींची जा सकती है बाहर के एक बिंदु से, ठीक है। चलो बिंदु P, एक मिनट, ये ठीक है, बिंदु P से PT O केंद्र वाले, यानी ये है, तो बिंदु P से कोई बाहर बिंदु है तो ये O मान लेते हैं, ये P और ये T, ठीक है। OP की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, OT की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा PT यानी इसकी लेंथ बतानी है मुझे, ठीक है। ये एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, एक मिनट, ये सेंटर मैंने वो मान लिया ओ, हाँ यहाँ पे O केंद्र वाला है ना O, ठीक है, यहाँ एक लाइन खींचा, ये लाइन चला गया, तो OT, तो ये T मान लो, ये P मान लो, ठीक है। OT की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और OP की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो मेरे से ये वाली लाइन पूछ रहा है, ये देखो 90 डिग्री, यहाँ से ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये मेरा 90 डिग्री, जब समकोण होता है तो सबसे बड़ी वाली साइड क्या कहलाती है हाइपोटेनियस, मीन्स क्या, कर्ण,
ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के साइड के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। यानी 10 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 यानी 136। ठीक है, स्पर्श रेखा। कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ तो गलत कर रहे हैं। 136, कुछ तो गड़बड़ है। 6 और 10 ये तो ठीक है। तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यही कहलाएगी। एक मिनट, स्पर्श रेखा ये 90 डिग्री का एंगल ये बना है, तो इसके सामने वाला, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक बात, हाँ 90 डिग्री एंगल ये बना है, तो इसके जो अपोजिट वाला होता है वो हाइपोटेन्यूस कहलाता है। यानी हाइपोटेन्यूस आपका 10 सेंटीमीटर होगा। अब सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे 100 माइनस 36 इक्वल में अंडर रूट 64, क्योंकि अंडर रूट में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हाँ ये ध्यान, ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, बात समझ में। लेकिन हम जानते हैं कि भाई जो बाह्य बिंदु सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जाता है वो 90 डिग्री का बनता है, यानी इसे हम टेंजेंट बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट, और ये बनता है 90 डिग्री का। बात समझ में आई। इसका आंसर 8 होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, ये इसका बेस, फिर परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण, उन दोनों छोड़ ये एक ये चला गया, उन दो वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण, सॉरी ठीक है, वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच, यानी ये है 130 डिग्री, ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और हम जानते हैं ये ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज हो गया ये। और चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो 360 में से इन सबको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको एंगल ये मिल जाएगा, 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 प्लस 130 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 180 और 180 और ये 310, और 360 में से 310 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब आप जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√, 1060 की वैल्यू, हाँ 1060 की वैल्यू है हमारी √3 होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, और cosec 45 की वैल्यू √2 होता है। क्योंकि cosec 45 किसके रेसिप्रोकल होता है, sin 45 के, और sin 45 कितना होता है 1/√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल होता है ना, रूट। बात समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, अब 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो ऑप्शन नंबर बी। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 45, तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री स्क्वायर प्लस कोसेक 45 डिग्री का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर, क्योंकि कोसेक 45 sin 45 का रेसिप्रोकल होता है, और sin 45 1/√2 होता है। जब उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 का ऑप्शन नंबर सी। चलो साइन 30 प्लस कॉस 60 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और हाफ कितना होता है 1, तो 91 का ऑप्शन नंबर सी। सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये करते हैं सेक स्क्वायर थीटा
और ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी बना है, तो हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चला गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वैल्यू क्या बच जाएगी मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कट के वैल्यू क्या हो गई 1, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बात समझ में आया। तो अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके फॉर्मूला बेस पे होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक त्रिज्या खंड एओबी, तो एंगल एओबी, तो लघु चाप ए बी की लंबाई, ये मैं आपको देता हूं होमवर्क, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना, क्योंकि मैं अभी ऐसे ही एक बेस्ट पे क्वेश्चन करा चुका हूं ऐसे वाला। ठीक है, इसमें त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये ओ मान लेना। ठीक है, और इसे बी मान लेना। अब उससे लघुचाप ए बी की लंबाई निकालनी है तुम्हें। ठीक है, अब ये तुम खुद निकालना है, ये भी मैं एक 3-4 क्वेश्चन पहले मैंने कराया था ना, उसी बेस पे है। चलो चलो चलो, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है। व्यास है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, और ये कटेगा तो रेडियस तुम्हारा हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ। अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार मतलब ये, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन यदि सरकमफेरेंस पूछे तो इसका मतलब परिधि, अर्धवृत्ताकार का परिधि क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला साइड लोग भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं 2 पाई आर स्क्वायर का हाफ कर देते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर। चलो, तो ये बात ध्यान रखना। तो अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पाई रखने दो, क्योंकि यहाँ पे पाई पे दे रखा है। आर का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 अपॉन में 2, यहाँ से मैं डिवाइड करूंगा तो 12 2 6 जा 12, और ये कितना हो जाएगा 12 छिंग 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो 94 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, मान लो पहला जो गोला है उसकी त्रिज्या आर ही मान लिया, और दूसरी जो त्रिज्या है उसकी त्रिज्या क्या हो गई, आधी कर दी गई r/2, तो मूल गोले की त्रिज्या कितनी है r, और नए गोले की त्रिज्या कितनी है r/2। तो मूल गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³ और ये 4/3 पाई और इसका आधा यानी r/2 का क्यूब। बात समझ में आया। नए गोले का आयतन में चेंज हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या हाफ हो गई है। तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ क्या बचा r³ और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो 1 पाई से पाई कट गया अपॉन, ये क्या हो जाएगा r³ अपॉन में 2 का क्यूब, r³ से r³ कटा, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, मिड वाला मिड वाले के साथ। तो 2³ r³ तो कट गया है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 1 बच जाएगा। तो इसका रेशियो कितना हो रहा है 8:1, 1:8 नहीं 8:1। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 95 का ऑप्शन नंबर बी। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, वैसे मुझे मालूम है करोगे नहीं, पर मेरा तो फर्ज है ना बताना। शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसी बात पे नहीं कर रहे हो। चल, एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 18 मीटर। अब ये कह रहा है उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है। शंकु के आधार यानी आर, तो आर हो गया।
ठीक है, शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी ये डायमीटर की बात कर रहा है, तो डायमीटर बराबर क्या हो गया 2r, तो r तो r ही हो जाएगा ना, रेडियस तो r हो गया, और शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, यानी l कितना हो गया यहाँ पे, l हो गया मेरे पास 2r, तो पाई r ब्रैकेट में 2r प्लस r इक्वल में कितना 18 पाई r, हाँ तो ये हो जाएगा 3r और r की वैल्यू 6। क्वेश्चन सही है क्या, उसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है कहाँ थे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा पाई और r पाई, और ये कितना हो जाएगा 3r, और 3r ये कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर इक्वल में 18, ये कुछ हाँ पाई, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर इक्वल में 18, इससे इसे मैंने काटा 6, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर, यहाँ पे कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है आगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इक्वल में 6, तो यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 7 अपॉन में 22, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 3 पाई आर स्क्वायर, तो 6, यहाँ तक तो ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल में 18 होगा, तो यहाँ से एक मिनट, आर स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये काटने में दिक्कत हो रहा है 3 पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन पाई, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 6 अपॉन पाई, आर बराबर 6 अपॉन पाई, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो, अब यहाँ क्या पूछा है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है एरिया, शंकु के आधार, शंकु का आधार ऐसा होता है, यानी यहाँ पाई आर स्क्वायर, सॉरी हाँ डायग्राम नहीं बनाया था, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई, आर का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 अपॉन पाई, तो पाई से पाई गया और 6 आंसर है, इसका आंसर 6 मीटर स्क्वायर है, ए, इसका आंसर ए है 6 मीटर स्क्वायर। एक बार और देख लो, मैं दोबारा कर दे रहा हूं, शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 18, ये कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी एल बराबर शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, यानी एल की वैल्यू मेरी 2r दे रखी है और आर की वैल्यू r दे रखी है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, पाई आर एल की जगह क्या लिखूंगा 2r प्लस आर इक्वल में क्या 18, तो ये हो जाएगा 3 पाई, ये 3r स्क्वायर, यानी यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल में 18, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 18 अपॉन में 3 पाई, 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में पाई, ठीक है। अब शंकु का आधार, अब देखो शंकु का आधार पाई आर एल नहीं होता है, ऐसे गलती से वो हो गया था, यहाँ देखो शंकु का आधार ये होता है, और ये एक सर्कल है, ये क्या है एक सर्कल, और सर्कल का आधार क्या, सर्कल के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है ये आधार, तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, शंकु के आधार जो है ना वो सर्कल फॉर्म में होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में पाई, पाई से पाई कटा तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 6 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे बढ़ते हैं, एक घनाभ के 3 संगलक फलों का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, तो घनाभ का आयतन ये होता है एल इंटू बी, सॉरी एक कॉल आ रहा है, एक मिनट एक कॉल आ रहा है, सॉरी दोस्तों इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए उठाया, कोचिंग से आया हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये हो गया, एक घनाभ के 3 संगलक फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो यानी ये क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इंटू में जेड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए, तो 97 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो 97 हो गया, इसमें माध्यिका निकालनी है,
2749561 का माध्यिका निकालो। सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में अरेंज करो। सबसे पहले इसे आरोही क्रम में अरेंज करो। तो पहले क्या 1 2 4 5 6 7 9 टोटल नंबर कितने हैं? 3 3 6 1 7 3 3 6 1 7 हो गया। अब माध्यिका, अब नंबर गिनो 1 2 3 4 5 6 7। यदि ऑड नंबर हो तो हम क्या कर देते हैं? 7 n+1 डिवाइडेड बाय 2 ये करते हैं। तो 7+1 डिवाइडेड बाय 2 यानी फोर्थ टर्म आपका क्या होगा? माध्यिका। अब फोर्थ टर्म पे नंबर 5 है तो इसलिए 98 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो। बहुलक, बहुलक मतलब होता है सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर। बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर। सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर, सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर। ठीक है, यानी जिस नंबर की आवृत्ति सबसे अधिक होगी वही आपका बहुलक कहलाता है। इसमें देखो 5 कितनी बार आया है? एक बार। 4 1 2 3 तो 4 3 बार आया है। 9 एक ही बेर। 8 एक बेर। 7 2 बेर। 4 3 बेर। 2 एक बेर। 6 एक बेर। 4 3 बेर 7, यानी इसका आंसर 7 है। सॉरी 4 है। सॉरी 99 का ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट 100 क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन है। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गद्दी से एक पत्ता याद रक्षा निकाला जाता है तो उसके बेगम, एक बार बताओ बेगम कितनी होती है? 52 पत्तों में 4 होती है। कितने में से? 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/13, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा और आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। कल से हम 2 वीडियो हम लाएंगे सब्जेक्टिव का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट का क्वेश्चन है। सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट, फालतू के क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा जो मुझे लगता है कि आए नहीं आए, आ भी सकता है, लेकिन मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि एक ना एक सेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा, मैं वैसे कल से 2 सब्जेक्टिव, 2 जो वीडियो लाऊंगा वो सब्जेक्टिव बेस लाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे रहेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन 100% आता है। सिद्ध करें कि 5 + √3a का परिमेय संख्या, ये भी पूछ सकता है। √3a का परिमेय संख्या है, 2 + √3a का परिमेय संख्या है, √5, √7। आपसे ऐसे बेस में हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है, तो एक मैं इसी टाइप का हो सकता है सेम यही क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, जैसे देखो ये एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। 5 + √3 है तो 5 + √3 मैंने क्या मान लिया? मैं भी शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूं, कल मैं फुल वे में करा दूंगा। इसे हमने मान लिया P/Q। ठीक है, कि P और Q मैंने मान लिया को प्राइम यानी सअभाज्य संख्याएं हैं जो एक ही नंबर से करता है। ठीक है, इसके बाद मुझे इसे अपरिमेय संख्या बताना है, तो भाई √3 को अलग कर लेते हैं। तो √3 को मैंने ऐसे ही रखा और 5 प्लस में उधर जाके चला, कहाँ चला गया? माइनस में। तो माइनस, अब इसको सॉल्व करूंगा तो √3 बराबर क्या हो गया? P-5Q/Q। अब एक बात बताओ, ये अपरिमेय बता रहा है, ये मेरा रेशनल आ गया। और हम जानते हैं कि राम यदि लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी तो राम का भाई होगा। बट यहाँ हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे निकल रहे हैं कि हमने एजम्पशन ही गलत माना था। हमने जो वैल्यू मानी थी ना P/Q, वो तो रेशनल नंबर है जहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया? परिमेय संख्या। बट यदि हमने इरेशनल को रेशनल माना है तो वैल्यू भी तो रेशनल यानी परिमेय ही आएगा। तो अब देखो हम जानते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए P-5Q/Q भी एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, क्योंकि देखो ये हमारी परिमेय आई है और इक्वल में अपरिमेय आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं आता है, अतः हमने जो वैल्यू माना वो गलत है। ठीक है, इसलिए हम इस निर्णय पे निकलते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैं इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ पे नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट वे में बता दिया। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे।
बात समझ में आया? क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं होता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने वैल्यू को गलत माना था, जैसे P/Q को हमने क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या, तो हमने 5 + √3 को परिमेय बता दिया, लेकिन ये हमें से क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जब √3 एक परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी वैल्यू, रियल वैल्यू या वास्तविक वैल्यू एक ही बात है, कोई भी वैल्यू हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, देखो यार मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि √5 की √5 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 आ जाएगा। जैसे √5 की मल्टीप्लाई √5 के साथ करूं तो कितना हो जाएगा? 5/1 एक परिमेय संख्या है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करोगे। अब क्या बोलोगे? हम अपरिमेय संख्या के साथ चाहे कोई भी वास्तविक संख्या को जोड़ें या घटाएं, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। एक बार और ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणनफल को ऐड नहीं कर रहे हैं और ना ही भागफल को। आप किसी भी अपरिमेय संख्या में चाहे कोई भी वैल्यू आप ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब जोड़ दो या घटा दो, हमेशा अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, बस मल्टीप्लाई मत कर देना। जैसे आप बोलोगे √3 एक परिमेय है, तो भाई इसके साथ मैं √3 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 2√3। भाई ये तो अपरिमेय हो गया ना, क्योंकि रियल नंबर तो अपरिमेय हो चला जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलो ये भी देख ही लो, ax² - 6x - 6 से शून्यकों का गुणनफल 4 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। तो C/A मतलब अल्फा बीटा का गुणनफल कितना दे रखा है? C। a की वैल्यू पूछी है, तो -6/A, -6/A, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? ये 4a इक्वल है -6, तो a की वैल्यू हो गई -6 डिवाइडेड बाई 4। a की वैल्यू कितनी हो गई? -3/2। बात समझ में आया? चलो ऐसे ऐसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। यूनिक सोल एक मिनट, मैं जब टाइम देख लूं, टाइम हो गया क्या? 45। हाँ, आज के लिए इतना ही हो गया। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है समीकरण निकाय को वज्र गुणन यानी मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? x y z, यहाँ पे फिर पहला रोकते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 5 7/11। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चाहे मल्टीप्लीकेशन यानी वज्र गुणन विधि हो, ठीक है, फैक्टर विधि हो, या क्या बोलते हैं उसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो। हिंदी में भी मैं देख लूंगा, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, और एक ये वज्र गुणन विधि को मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। तो ये सब मैं आपको तीनों विधि आपको बता दूंगा। तीनों विधि में से कोई भी एक विधि का क्वेश्चन आपके बुक में आपके सेट में जरूर दिखेगा। तो मैं हाथ से एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। अब मूलों की प्रकृति बताने के लिए फॉर्मूला है b² - 4ac इक्वल में 0। यदि ये 0 आ जाए तो रियल नेचर को दिखाता है। ठीक है, ये मैं मूलों की प्रकृति आपको फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा कि एक बार b² - 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है, b² - 4ac लेस देन इक्वल टू 0 होता है, b² - 4ac इक्वल में 0 आता है तो वास्तविक प्रकृति कहलाता है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, यूं का एक अद्वितीय हल बताए, इससे वैल्यू पूछा जाता है। और ये 15वां पद, a की वैल्यू कितनी है? 3, d की वैल्यू कितनी है? 8 - 3, 8 - 3 कितना हो गया? 5। आपसे 15वां पद पूछा है। 15वां पद मतलब एक पद को आगे जोड़ दो, यानी d में एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो a + 16, तो 3 + 16 × 5, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 83। तो 15वां पद इसका 83 कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने कई बार किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में किया हुआ है ना, ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। कल मैं सोच रहा हूँ यही पेपर सॉल्व करा दूं। ये पेपर ही सही रहेगा। ठीक है, कल इसी पेपर के हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन जाते आते इसके चतुर्थांश का छेद, वृत्त की परिधि कितनी है? 2πr। ठीक है, तो 2πr की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू r, 22 से 22 काट दो, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 2πr/1, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 1 ही हो गई ना। हाँ, ठीक है, उसके चतुर्थांश का छेद, फॉर्मूला लगा देना, πr² डिवाइडेड बाई 4।
क्योंकि चतुर्थांश मतलब एक पार्ट, ये वाले पार्ट की पूरी पूछी है तो पूरा एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर और एक चतुर्थांश का पार्ट है 1/4। अब इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सम दूरस्थ 14 में देखो, 14 में क्या करते हैं x का मान, यानी आप यहाँ पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, इसे q और p, तो यहाँ क्या लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन, यानी डिस्टेंस मतलब वो जो दूरी निकालते हो, तो डिस्टेंस बिटवीन QP इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन PR, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देना, अंडर रूट से अंडर रूट कर जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू अलग अलग रहेगी, दोनों को कंपैरिजन कर देना, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बेस पे मैं ये कल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी और लेंथी वीडियो मुझे नहीं लग रहा आप कोई देख रहा है, ठीक है। जैसे वॉच टाइम दिखता है ना, इसी कारण वीडियो कम आ रही है, क्योंकि जब किसी को मतलब ज्यादा लोग देख ही नहीं रहे, लेकिन हाँ कुछ लोग देख रहे हैं, जैसे पूजा है, पल्लवी है, इन सब वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इन्हीं के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इन्हीं को ध्यान में रख के मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सारे ये क्वेश्चंस देख लो, जिसको नंबर लाने हैं वो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 10, चाहे वो 1 घंटे में हो चाहे वो 1.5 घंटे में हो, 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के ले लो, मोस्ट इंपोर्टेंट 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखेगा। सेम नहीं कह रहा हूँ, डिजिट चेंज होगा, यानी नंबर हो सकता है चेंज। जैसे व्रत की वृद्धि 22 है, हो सकता है 44 दे दे। आप बोलोगे सर आपने तो 22 वाला कराया था, भाई वो क्वेश्चन तो सेम है, डिजिट तो चेंज किया हुआ है, ठीक है। ऐसे बेस पे चले, आप इन सब क्वेश्चन को जो मैंने ट्रिक बताए हैं वो कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा आप, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/1 कर देंगे माइनस cosec 60, यानी sin 60 का रेसिप्रोकल। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, बस रेसिप्रोकल करना है अपॉन sec 30 मतलब cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये भी कितना हो जाएगा 2/√3। cosec 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू √2 और cos 45 की वैल्यू 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते? बस इसको सॉल्व करके आंसर ले आओ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कल सब्जेक्टिव बेस के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसको आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार और कहता हूँ, लाइक और शेयर जरूर कर दें। अरे शेयर करना तो आपके हाथ में है ना, भले कोई देखे ना देखे, लेकिन शेयर तो करो। शेयर करोगे तो हो सकता है किसी को जरूरत पड़ जाए, ठीक है। चल, जय हिंद, जय भारत।